दोनों के शरीर एक दूसरे से लिपट गए। उनका गहरा अंतरंग मिलन हुआ, जिसमें राधा को पहली बार अपने पति के अलावा किसी और मर्द का गर्म स्पर्श महसूस हुआ। दर्द था, शर्म थी, पर उसके साथ एक अजीब सी गर्माहट भी थी, जो उसकी लाचारी को थोड़ा सा बुला रही थी। विजय सिंह ने उसे पूरी रात अपने साथ रखा, उसके हर अंग को छुआ, उसके साथ बार बार मिलन किया और थक कर उसके सीने पर सिर रखकर सो गया। राधा आंखें बंद किए सोचती रही कि ये सब उसके बच्चों के लिए है, उसकी मजबूरी है। सुबह सूरज उगा तो राधा उठी। उसने अपने कपड़े पहने और विजय सिंह ने उसे पैसे का बड़ा बंडल दे दिया, ताकि अब से ये सिलसिला चलता रहेगा तो कर्ज माफ रहेगा, बच्चों के लिए खर्चा भी मिलेगा। राधा ने पैसे ले लिए, घर लौट आई और पहली बार कुछ अच्छा खाना बनाया। बच्चों को नए कपड़े पहनाए, स्कूल फीस भर दी। बच्चे खुशी से खेलने लगे, पर राधा के दिल में एक गहरा जख्म बन गया था। रामपुर गांव बिहार के सुनसान पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह लोग खेत की मिट्टी से लड़ते और शाम को थक कर घर लौटते थे। पर जिंदगी उनके लिए हमेशा मुश्किलों से भरी रहती थी। इसी गांव में राधा रहती थी, उम्र सिर्फ 28 साल की, एक पतली सुंदर औरत जिसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी रहती थीं और चेहरा गरीबी की थकान से मुरझाया हुआ था। उसके दो छोटे बच्चे थे, बेटा 8 साल का और बेटी 6 साल की, जो मां के गले से लिपटकर ही अपनी भूख भुला देते थे। राधा का पति मोहन एक मेहनती किसान था, जो दिन रात जमीन से लड़ता था, पर 2 साल पहले उसे कैंसर ने घेर लिया और इलाज के चक्करों में उन्होंने गांव के सबसे ताकतवर आदमी विजय सिंह से बड़ा कर्ज लिया था। विजय सिंह रामपुर का सरपंच था, उम्र 50-55 के आसपास, मोटा शरीर, सख्त चेहरा और गांव के हर फैसले में उसका हुक्म चलता था। उसने अपनी हवेली में राजा जैसी जिंदगी बसाई थी, जहां से लोग मदद मांगते थे, लेकिन बदले में अपनी इज्जत या कुछ और देते थे। मोहन की मौत के बाद राधा पर कर्ज का बोझ इतना भारी पड़ गया कि हर हफ्ते ब्याज वाले आदमी उसके घर आकर चिल्लाते थे कि अगर पैसा नहीं दिया तो घर जमीन सब छीन लेंगे और बच्चों को सड़क पर फेंक देंगे। राधा सुबह से शाम तक खेत में झुककर काम करती, घर आकर बच्चों को रोटियां सेंकती और रात को अकेली बैठकर अपने हाथों को देखकर रोती रहती कि ये हाथ अब सिर्फ बच्चों के लिए ही जीते हैं। उसके मन में हमेशा एक ही दर्द रहता था, कैसे इन मासूम बच्चों को भूख से बचाएं, उनकी पढ़ाई करवाएं और उनका भविष्य ठीक करें। कई रातों वो सोचती रहीं कि किसी शहर में जाकर नौकरी ढूंढे, पर बच्चों को लेकर कहां और कैसे गुजारा होगा। एक दिन जब ब्याज वाला आदमी बहुत गुस्से में बेटी को पकड़ने को बढ़ा, तो राधा का दिल टूट कर बिखर गया। उस रात वो बहुत देर तक चौकी पर बैठी रही। फिर सुबह उठकर उसने अपना आखिरी फैसला ले लिया कि वो सरपंच विजय सिंह से मिलने जाएगी, शायद वो उसकी लाचारी देखकर रहम करे। राधा ने अपना पुराना साड़ी पहना, पल्लू से चेहरा ढक लिया, बच्चों को पड़ोस की औरत के यहां छोड़ दिया और पैदल हवेली की तरफ निकल पड़ी। धूप तेज थी, रास्ता धूल भरा था, पर उसके कदम मजबूरी की वजह से आगे बढ़ते जा रहे थे। हवेली बहुत बड़ी थी, मार्बल के दरवाजे और अंदर से ऐशो आराम झलकता था। दरबान ने उसे देखा और अंदर भेज दिया। विजय सिंह अपनी बड़ी बैठक में बैठा था। उसने राधा को देखते ही उसकी सुंदरता पर अपनी नजर टिकाई और उसके शरीर की नजाकत को महसूस किया। राधा ने अपनी पूरी परेशानी बयान की। मोहन की मौत, कर्ज का बोझ, बच्चों की भूख, सब कुछ उसकी आवाज में दर्द था। विजय सिंह ने सब सुन लिया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि उसने राधा की लाचारी और उसकी जवानी दोनों को एक साथ देखा था। उसने फैसला कर लिया कि ये औरत अब उसकी हो सकती है, अगर सही तरीके से हाथ लगाया जाए। उसने राधा को मदद का वादा किया, लेकिन शर्त यह थी कि वो रात को हवेली आकर उसकी पर्सनल सेवा करेगी, उसके साथ क्लोज हो जाएगी। राधा का दिल बहुत जोर से धड़का, उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने पति मोहन को याद किया, अपनी इज्जत को सोचा, पर तुरंत बच्चों के भूखे चेहरे उसके सामने आ गए। वो बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही, आंसू बह रहे थे, पर अंत में उसने अपनी लाचारी को स्वीकार कर लिया और मान गई। विजय सिंह खुश हुआ और उसे रात होने का इंतजार करने को कहा। राधा घर लौट आई, बच्चों को देखा
उनके सिर पर हाथ फेरा और अंधेरा होने का इंतजार करने लगी। जब पूरा गांव सो गया तो वो चुपके से निकल पड़ी। रास्ते से बचकर हवेली पहुंच गई, जहां दरबान ने उसे सीधे बेडरूम में भेज दिया। विजय सिंह उसका इंतजार कर रहा था। कमरा हल्की रोशनी से भरा था। बड़ी पलंग पर मुलायम चादर बिछी हुई थी। राधा अंदर आते ही उसका शरीर कांपने लगा। सांसें तेज हो गईं, पर वो चुपचाप आगे बढ़ी। विजय सिंह ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, उसके कपड़ों को धीरे धीरे हटाया और उसके शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के शरीर एक दूसरे से लिपट गए। उनका गहरा अंतरंग मिलन हुआ, जिसमें राधा को पहली बार अपने पति के अलावा किसी और मर्द का गर्म स्पर्श महसूस हुआ। दर्द था, शर्म थी, पर उसके साथ एक अजीब सी गर्माहट भी थी, जो उसकी लाचारी को थोड़ा सा बुला रही थी। विजय सिंह ने उसे पूरी रात अपने साथ रखा, उसके हर अंग को छुआ, उसके साथ बार बार मिलन किया और थक कर उसके सीने पर सिर रखकर सो गया। राधा आंखें बंद किए सोचती रही कि ये सब उसके बच्चों के लिए है, उसकी मजबूरी है। सुबह सूरज उगा तो राधा उठी। उसने अपने कपड़े पहने और विजय सिंह ने उसे पैसे का बड़ा बंडल दे दिया, ताकि अब से ये सिलसिला चलता रहेगा तो कर्ज माफ रहेगा, बच्चों के लिए खर्चा भी मिलेगा। राधा ने पैसे ले लिए, घर लौट आई और पहली बार कुछ अच्छा खाना बनाया। बच्चों को नए कपड़े पहनाए, स्कूल फीस भर दी। बच्चे खुशी से खेलने लगे, पर राधा के दिल में एक गहरा जख्म बन गया था। वो रात भर पलंग पर लेटी अपने आप को दोष देती रही, पर जब बच्चों की मुस्कान देखती तो थोड़ा सुकून मिल जाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। राधा अब हफ्ते में 3-4 बार हवेली जाने लगी। विजय सिंह उसे बहुत पसंद करता था, उसके साथ वक्त बिताता, कभी प्यार भरा स्पर्श करता, कभी अपनी पावर दिखाकर उसे याद दिलाता कि वो उसकी लाचारी का हिस्सा है। राधा की जिंदगी बदलने लगी। घर में पैसा आने लगा, खाना कपड़े सब ठीक होने लगे, पर गांव के लोग धीरे धीरे नोटिस करने लगे कि उसकी हालत कैसे चमक उठी है। कुछ औरतें उसे देखकर पीछे से बातें करने लगीं, पर कोई सरपंच के डर से मुंह नहीं खोलता था। राधा को पता था कि ये सब छुप नहीं रहेगा, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। एक दिन विजय सिंह ने उसे बुलवाया और ये स्पष्ट किया कि अब वो उसकी रखैल बन चुकी है और वो उसे गांव में हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा, कोई उसे छेड़ नहीं सकता। राधा ने यह सुनकर और भी गहरे दर्द में डूब गई। उसके आंसू बह निकले, पर वो चुप रही, सिर्फ मान गई। उस रात भी उनका मिलन हुआ। इस बार राधा थोड़ा ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रही थी, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि ये उसकी नई मजबूरी वाली जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था कि क्या ये लाचारी कभी खत्म होगी, पर अभी तो वो सिर्फ बच्चों के भले के लिए जी रही थी। विजय सिंह उसे गिफ्ट्स देने लगा, कभी साड़ी, कभी सोने की चेन, और राधा उन सब को घर लाकर बच्चों के लिए खर्च करती। गांव की हवा में अब उसके नाम की गॉसिप्स फैलने लगी थीं, पर सरपंच का साया उसके ऊपर था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाता। राधा अपनी लाचारी में फंसी हुई थी, पर उसमें धीरे धीरे एक नई हिम्मत भी आ रही थी कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी सह सकती है, और शायद एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा। इस तरह उसकी जिंदगी का पहला चैप्टर खत्म हुआ, जहां लाचारी ने उसे एक नए रास्ते पर धकेल दिया था, जिसमें दर्द था, पर बच्चों के लिए रोशनी भी थी। कुछ महीनों बाद राधा की जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आया था। घर अब पहले जैसा सूना नहीं रहता था। रसोई में अनाज भरा रहता, बच्चों के लिए दूध आता, स्कूल की किताबें नई नई खरीदी जाती, लेकिन ये सब सुकून के साथ एक भारी बोझ भी लाए थे। हर बार जब वो हवेली से लौटती तो उसके शरीर पर विजय सिंह के स्पर्श की गंध चिपकी रहती और मन में एक खालीपन बढ़ता जाता। वो खुद से बातें करती, ये सब बच्चों के लिए है, ये जरूरी है। लेकिन रात को अकेले लेटकर वो रोती, अपने आप को कोसती कि क्या वो अब सिर्फ एक शरीर बनकर रह गई है। विजय सिंह की भूख बढ़ती जा रही थी। पहले वो सिर्फ रातों में बुलाता था, लेकिन अब वो दिन में भी संकेत देने लगा। कभी गांव की सभा में राधा को सामने बिठाकर उसकी तरफ देखता रहता, कभी उसके घर के पास से गाड़ी गुजारकर उसे इशारा करता। राधा समझ जाती, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन उसने हवेली में जाते वक्त देखा कि विजय सिंह ने एक नया कमरा तैयार करवाया था, बड़ा एसी वाला, जिसमें शीशे की अलमारी में कई साड़ियां, ज्वेलरी और महंगे परफ्यूम रखे थे।
उसने राधा को कहा कि अब ये सब उसका है, लेकिन बदले में वो अब सिर्फ उसकी रहेगी, कोई और मर्द उसकी तरफ देख भी नहीं सकेगा। राधा ने सिर झुकाकर हां कहा, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। गांव में अब बातें खुलकर होने लगी थीं। औरतें चूल्हे के पास बैठकर फुसफुसातीं। राधा अब सरपंच की रखैल बन गई है। देखो कैसे चमक रही है, पैसा कहां से आ रहा होगा। बेचारी मजबूर है। बच्चे हैं ना, कुछ लोग दया करते, कुछ जलते। एक दिन पड़ोस की श्यामा ने राधा से सीधे पूछ लिया, क्या सच है जो लोग कह रहे हैं? राधा चुप रही, बस आंखें नीची करके घर चली गई। लेकिन उस रात उसने फैसला किया कि वो अब और नहीं झुकेगी। वो बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाएगी, किसी शहर में मजदूरी करेगी, लेकिन ये जिंदगी नहीं जिएगी। अगले दिन सुबह वो बच्चों को तैयार करके बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ी। मन में था कि पटना जाएगी, वहां कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेगी। लेकिन जैसे ही वो गांव की आखिरी गली से निकली, विजय सिंह की जीप उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने उतरकर राधा का हाथ पकड़ा और बच्चों को देखकर मुस्कुराया। कहां जा रही हो? उसकी आवाज में धमकी थी। राधा ने कहा, बस कहीं दूर। विजय सिंह हंसा, तुम मेरे बिना नहीं जा सकती, कर्ज अभी बाकी है और अब तुम मेरी हो। उसने बच्चों की तरफ देखा और कहा, अगर तुम गईं तो बच्चों को मैं अपने पास रख लूंगा, स्कूल, खाना सब मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। राधा के पैर कांप गए। वो बच्चों को देखकर रो पड़ी। विजय सिंह ने उसे जीप में बैठाया, बच्चों को भी, और हवेली ले आया। वहां उसने राधा को एक कमरे में बंद कर दिया। पूरे दिन वो अंदर रही, रोती रही। लेकिन शाम को जब विजय सिंह आया तो उसने उसे फिर से अपनी बाहों में लिया। इस बार मिलन में कोई नरमी नहीं थी, वो अपनी पावर दिखा रहा था। राधा ने विरोध नहीं किया, बस आंखें बंद कर लीं और सोचने लगी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उस रात के बाद वो टूट गई। उसने खुद को पूरी तरह सरपंच के हवाले कर दिया, न सिर्फ शरीर बल्कि मन भी। कुछ हफ्तों बाद एक नया मोड़ आया। विजय सिंह के बड़े बेटे राहुल की शादी तय हो गई थी। राहुल उम्र में राधा से छोटा था, लेकिन शहर पढ़ा लिखा बाहर रहता था। शादी की तैयारियां चल रही थीं। विजय सिंह ने राधा को बताया कि शादी के दौरान वो हवेली में रहेगी, मेहमानों की देखभाल करेगी, लेकिन रात को उसके कमरे में आएगी। राधा ने हां कहा, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। शादी के दिन हवेली में भीड़ थी, रिश्तेदार, गांव वाले, शहर के लोग। राधा साड़ी पहने, सजा धजा चेहरा लिए खाना परोस रही थी। राहुल ने उसे कई बार देखा। उसकी आंखों में कुछ था, दया, जिज्ञासा और शायद आकर्षण भी। शादी के बाद राहुल कुछ दिन गांव में रुका। एक रात वो हवेली के पीछे वाले बगीचे में टहल रहा था। तभी राधा वहां अकेली बैठी रो रही थी। राहुल पास आया, पूछा, क्या हुआ? राधा ने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा, कहा, मैं जानता हूं पापा क्या करते हैं, मैंने सब देखा है, तुम्हें ये सब सहना नहीं पड़ेगा। राधा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। राहुल ने कहा, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, मेरे साथ शहर चलो, मैं नौकरी दूंगा, बच्चों की पढ़ाई करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे अपना बनाओगी। राधा का दिल धड़क उठा। एक तरफ पिता की कैद, दूसरी तरफ बेटे का ऑफर। वो समझ गई कि ये नई जाल है, लेकिन पुरानी जाल से निकलने का मौका भी था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। अगले दिन राहुल ने विजय सिंह से कहा कि वो शहर वापस जा रहा है और राधा को बच्चों के साथ अपने साथ ले जाना चाहता है। उसकी देखभाल करूंगा, वो मेरे घर में रहेगी। विजय सिंह ने पहले गुस्सा किया, लेकिन राहुल ने कहा, अगर तुमने मना किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम क्या करते हो। विजय सिंह डर गया। उसने मजबूरी में हां कर दी, लेकिन शर्त रखी कि राधा कभी गांव नहीं लौटेगी। राधा बच्चों के साथ, राहुल के साथ शहर चली गई। पटना में एक अच्छा फ्लैट, बच्चों के लिए स्कूल और राहुल की कंपनी में नौकरी। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। राहुल ने राधा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, प्यार से बातें, बच्चों के साथ खेलना, घर का ख्याल रखना। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो रात को राधा को अपने कमरे में बुलाने लगा। मिलन हुआ, पहले प्यार भरा, फिर मांग बढ़ती गई। राधा समझ गई कि वो एक सरपंच की कैद से निकलकर अब उसके बेटे की कैद में आ गई है, लेकिन अब उसके पास बच्चे थे, शहर था, थोड़ा पैसा था। वो चुप रही, सहती रही। एक साल बीत गया। राधा अब 22-23 की उम्र में और खूबसूरत हो गई थी। राहुल उसे बाहर ले जाता,
अच्छे कपड़े पहना था, लेकिन घर में वो उसकी मालकिन बनकर रहती। एक दिन राहुल ने कहा, अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ, शादी कर लें। राधा ने सोचा शायद ये उसकी आजादी का रास्ता हो। उसने हां कह दी, लेकिन शादी से पहले उसने एक फैसला लिया। वो अब किसी की लाचारी नहीं बनेगी, वो खुद अपनी जिंदगी की मालकिन बनेगी। पटना शहर की चमक दमक में राधा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। राहुल के साथ शादी के बाद वो एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी थी। 3 कमरे, बालकनी, बच्चों के लिए अलग रूम। राहुल की कंपनी अच्छी चल रही थी, पैसा आ रहा था, बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता। राधा अच्छे कपड़े पहनती, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाती, बाजार जाती, दोस्त बनाती, लेकिन अंदर से वो अब भी कैद महसूस करती। राहुल का प्यार शुरू में मीठा था, लेकिन अब वो मालिकाना हक जैसा हो गया था। वो रात को घर लौटता थका हारा, लेकिन राधा को देखते ही उसकी आंखों में वही पुरानी भूख जाग जाती। मिलन अब रस्म बन गया था, न कोई बात, न कोई कोमलता, बस एक रूटीन। राधा सहती, लेकिन मन में एक आग सुलग रही थी। वो सोचती, मैंने एक जाल से निकलकर दूसरे में कूद गई, अब बस। एक दिन राहुल ऑफिस से जल्दी आया, उसका मूड खराब था, कंपनी में कुछ नुकसान हुआ था। वो राधा पर चिल्लाया, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया। राधा चुप रही, लेकिन जब उसने बच्चों को डांटा तो राधा का सब्र टूट गया। उसने पहली बार आवाज उठाई, बच्चों को मत छेड़ो, ये मेरे हैं। राहुल चौंका, फिर गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भूल गई कि तुम यहां मेरे दम पर हो। राधा ने हाथ छुड़ाया और कहा, मैं भूल नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारी गुलाम नहीं रहूंगी। वो कमरे से बाहर निकल गई, बच्चों को लेकर बालकनी में बैठ गई और रोने लगी। उस रात राहुल ने माफी मांगी, लेकिन राधा का मन बन चुका था। वो अब अपनी आजादी चाहती थी। अगले कुछ हफ्तों में राधा ने चुपके चुपके प्लान बनाना शुरू किया। वो राहुल की कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करने लगी, सिर्फ अकाउंट्स देखने का काम। लेकिन इससे उसे थोड़ा पैसा अलग से मिलने लगा। वो बचत करने लगी, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर सिखाने लगी। शाम को जब राहुल नहीं होता, वो इंटरनेट पर जॉब्स देखती, शहर की दूसरी कंपनियों में आवेदन करती। लेकिन राहुल को शक हो गया। एक रात उसने राधा के फोन में मैसेज देख लिए। गुस्से में उसने फोन तोड़ दिया और राधा को कमरे में बंद कर दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी हो। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोती रही। लेकिन उस रात उसने फैसला कर लिया, वो भागेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन राहुल ऑफिस गया। राधा ने बच्चों को स्कूल भेजा, फिर चुपके से अपना छोटा सा बैग पैक किया। कुछ कपड़े, बच्चों की फाइलें और जो थोड़ा पैसा जमा किया था, वो बच्चों को स्कूल से निकालकर सीधे बस स्टैंड ले गई। मन में था कि दिल्ली जाएगी, वहां कोई पुरानी सहेली थी जो मदद कर सकती थी। बस में बैठते ही उसका दिल धड़क रहा था। राहुल को पता चलेगा तो वो पीछा करेगा। लेकिन राधा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली पहुंचकर उसने सहेली के घर फोन किया। सहेली ने सुना, फिर कहा, आजा, मैं इंतजार करूंगी। दिल्ली में नई शुरुआत हुई। सहेली ने राधा को एक छोटी सी फैक्ट्री में काम दिलवा दिया, सिलाई का काम, लेकिन अच्छा पैसा। बच्चे पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। राधा दिन रात मेहनत करती, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वो अब किसी की नहीं थी, न सरपंच की, न उसके बेटे की। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता विजय सिंह को बताया। दोनों ने मिलकर राधा को ढूंढना शुरू किया। कुछ महीनों बाद एक दिन राधा फैक्ट्री से लौट रही थी, तभी 2 आदमी उसके सामने आए। राहुल भैया ने भेजा है, चलो वापस चलो। राधा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाया। लोग इकट्ठा हो गए, आदमी भाग गए। उस घटना के बाद राधा ने पुलिस में शिकायत की। उसने सब कुछ बताया, गांव की मजबूरी से लेकर राहुल की कैद तक। पुलिस ने केस दर्ज किया। राहुल और विजय सिंह पर दबाव डाला गया। विजय सिंह ने पैसा लगाकर केस दबाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली में उसकी पकड़ कम थी। आखिरकार राहुल को समझौता करना पड़ा। वो राधा को तलाक देगा, बच्चों की कस्टडी राधा को मिलेगी और वो कभी संपर्क नहीं करेगा। राधा ने हस्ताक्षर किए, तलाक मिला। अब वो कानूनी रूप से आजाद थी, लेकिन आजादी के साथ नई चुनौतियां आईं। फैक्ट्री में काम करते करते राधा की मुलाकात एक आदमी से हुई। नाम था अजय, उम्र में उससे थोड़ा बड़ा, विधुर, एक बेटी का पिता। अजय फैक्ट्री का सुपरवाइजर था। वो राधा की मेहनत देखता, उसकी मुस्कान देखता, धीरे धीरे बातें होने लगीं। अजय ने राधा को बताया कि वो भी जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुका है।
राधा ने भी अपना दर्द बताया। दोनों में एक गहरा जुड़ाव बन गया। अजय ने राधा से शादी का प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हें कभी किसी की लाचारी नहीं बनने दूंगा। हम साथ मिलकर बच्चों को बड़ा करेंगे। राधा ने सोचा। बहुत उसके मन में अब भी डर था, कहीं फिर से कोई जाल तो नहीं। लेकिन अजय की आंखों में ईमानदारी थी। वो बच्चों से भी प्यार करता था। आखिरकार राधा ने हां कह दी। शादी सादगी से हुई, सिर्फ कुछ दोस्त, सहेली और बच्चे। अब राधा के पास एक घर था, जहां प्यार था, सम्मान था। वो अब काम करती, लेकिन घर भी संभालती। अजय उसके साथ खड़ा रहता। रात को जब बच्चे सो जाते तो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। अब मिलन में दर्द नहीं, सिर्फ प्यार और सुकून था। राधा को लगता कि आखिरकार उसकी लाचारी खत्म हो गई। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। एक दिन विजय सिंह का फोन आया। वो बीमार था। कैंसर ने फिर पकड़ लिया था। उसने राधा से माफी मांगी। कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, अब बस एक बार मिल लो। राधा ने सोचा, उसका मन अब मजबूत था। वो बच्चों को लेकर गांव गई। विजय सिंह बिस्तर पर था, कमजोर। राधा ने उसके सामने खड़े होकर कहा, मैं माफ करती हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैं अपनी हूं। विजय सिंह ने आंसू बहाए। वो कुछ दिन बाद गुजर गया। राधा ने अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मन से बोझ उतर गया। अब राधा दिल्ली में अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। अजय उसके साथ था। वो कभी कभी पुरानी यादों को याद करती, लेकिन अब वो दर्द नहीं देते। वो समझ चुकी थी कि लाचारी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो वही लाचारी उसे नई ताकत भी दे सकती है। उसकी कहानी अब खत्म नहीं हुई थी। वो बस एक नई शुरुआत थी, जहां वो खुद की मालकिन थी। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में राधा अब पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। अजय के साथ उसका घर छोटा लेकिन प्यार से भरा था। सुबह उठकर वो बच्चों को तैयार करती, अजय के साथ चाय पीती, फिर फैक्ट्री जाती, शाम को लौटकर खाना बनाती, बच्चों की पढ़ाई देखती। अजय कभी कभी उसकी मदद करता, कभी बच्चों के साथ खेलता। रात को जब सब सो जाते तो दोनों बिस्तर पर लेटकर बातें करते। अजय का स्पर्श अब सिर्फ शारीरिक नहीं था, उसमें सम्मान था, विश्वास था। राधा को लगता कि आखिरकार उसे वो सुकून मिल गया जो सालों से गायब था। लेकिन जिंदगी में कभी सब कुछ एकदम ठीक नहीं रहता। एक दिन फैक्ट्री में काम करते वक्त राधा को चक्कर आया। वो नीचे गिर पड़ी। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और बताया, गर्भावस्था के शुरुआती महीने हैं। राधा स्तब्ध रह गई। अजय खुशी से उछल पड़ा, लेकिन राधा के मन में डर था। वो सोचती, एक और बच्चा, क्या मैं संभाल पाऊंगी? क्या सब ठीक रहेगा? अजय ने उसे गले लगाया, कहा, हम साथ हैं, ये हमारा बच्चा है, सब अच्छा होगा। राधा ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई, लेकिन अंदर से वो अब भी डर रही थी। पुरानी यादें, लाचारी की छाया, सब कुछ फिर से उभर आया। महीने गुजरते गए। राधा का पेट बढ़ने लगा। काम कम कर दिया। अजय ने उसे घर पर रख लिया। बच्चे भी मदद करने लगे। छोटी बेटी राधा के पैर दबाती, बेटा बाजार से सामान लाता। एक शाम अजय ऑफिस से लौटा तो उसके हाथ में एक कागज था। उसने राधा को दिखाया। फैक्ट्री में प्रमोशन हुआ था। अब वो सुपरवाइजर बन गई थी। राधा की आंखें भर आईं। वो समझ गईं कि अब वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक कामयाब औरत है। लेकिन तभी एक पुरानी आंधी फिर लौटी। राहुल का फोन आया। उसने कहा, मैं दिल्ली आ रहा हूं, बस एक बार मिलना चाहता हूं। कोई पुरानी बात नहीं, बस माफी मांगना चाहता हूं। राधा ने मना किया, लेकिन राहुल ने कहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। राधा का दिल धड़क उठा। वो अजय को बताई। अजय ने कहा, मैं बात करता हूं, तुम अंदर रहो। अजय नीचे गया। राहुल वहां खड़ा था, अब पहले जैसा नहीं, थका हारा, आंखों में पछतावा। उसने कहा, मैंने बहुत गलत किया। पापा की मौत के बाद मैंने सब सोचा। मैं बस माफी मांगने आया हूं। तुम्हारी जिंदगी अब अच्छी है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। अजय ने उसे सुना, फिर कहा, राधा अब खुश है, उसे अकेला छोड़ दो। राहुल ने सिर झुकाया और चला गया। राधा बालकनी से सब देख रही थी। उसका मन हल्का हो गया। वो समझ गई कि पुरानी जंजीरें अब सच में टूट चुकी हैं। कुछ महीने बाद राधा ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। नाम रखा आशा। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे नई बहन को देखकर खुश थे। अजय रात दिन उसका ख्याल रखता। राधा अब मां बनकर और भी मजबूत महसूस कर रही थी। वो फैक्ट्री वापस लौटी, लेकिन अब पार्ट टाइम।
उसने सोचा कि बच्चों के बड़े होने पर वो कुछ अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करेगी, शायद सिलाई का या बच्चों के कपड़ों का। एक दिन राधा ने फैसला किया कि वो गांव वापस जाएगी, बस एक बार, आखिरी बार। बच्चों को लेकर अजय के साथ रामपुर पहुंचे तो गांव बदल चुका था। विजय सिंह की हवेली अब खंडहर जैसी लग रही थी। लोग अब नए सरपंच की बात करते थे। राधा पुराने घर गई। अब वो टूट फूट चुका था, लेकिन यादें अभी भी थीं। वो वहां खड़ी होकर रोई, लेकिन आंसू अब दर्द के नहीं, राहत के थे। पड़ोस की औरतें आई गले लगाया। कुछ ने कहा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। राधा मुस्कुराई और बोली, हिम्मत मजबूरी से आती है। गांव से लौटते वक्त राधा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अब वो डर नहीं रही थी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।